यूरोपीय संघ क्या है, मार्शल योजना का क्या मतलब है, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन और यूरोपीय संघ के गठन होने के बाद की स्थिति क्या है। आज की इस क्लास में आपको इन सभी टॉपिक्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है, इन सभी टॉपिक्स की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है विद एनसीईआरटी नोट्स। सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र का बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारी बुक्स में नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी है, तो दोनों की सिमिलैरिटीज बिल्कुल सेम है, बट इनका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है, वो अभी समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम अपने चैप्टर के नाम की बात करें कि सत्ता के समकालीन केंद्र का मतलब क्या है और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है। देखिए, समकालीन जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो एक युग के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है। यानी कि समकालीन शब्द का जो उपयोग करते हैं वो हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय के लिए करते हैं, यानी 1945 के बाद के समय को समकालीन कहा जाता है। इसलिए यहां पे बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के अंदर सत्ता के समकालीन केंद्र कौन से हैं, मतलब शक्तिशाली केंद्र कौन से हैं, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का मतलब भी यही आता है कि हमारी इस दुनिया में कौन कौन से शक्तिशाली केंद्र हैं। तो इस चैप्टर के नाम का हम मतलब समझ गए, अब इसकी जानकारी जानो। देखो, सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं बेटा 1990 के दशक की। 1990 के दशक के अंदर जो पूरी दुनिया है ये लगभग एक ध्रुव के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। और मैं आपको बताऊं कि आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं सब वो आपस में लिंक है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर बहुत इफेक्टिव तरीके से पढ़ोगे तो आप सेकंड बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि एक ध्रुव कौन सा है, दूसरा ध्रुव कौन सा है, तीसरी दुनिया कौन सी है। ये सब हम डाउट्स क्लियर कर आए हैं। अगर जिन बच्चों ने वो डाउट्स क्लियर नहीं करे तो फटाफट से चैनल पे चले जाओ, वहां न्यू सेशन की प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लो, सारी वीडियो सीक्वेंस में अपलोडेड है, बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है और विद नोट्सों के साथ दी गई है। और फिर भी कहीं कोई डाउट हो ना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके उस डाउट को उसी दिन क्लियर कर दूंगा, जैसे कि मैं सभी बच्चों से कहता हूं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि पूरी दुनिया में से ये जो 2-3 ध्रुव चल रहे थे ये खत्म हो गए 90 के दशक के अंदर, यानी 1990 में 1990 के अंदर क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन होता है तो हमारे इस पूरी दुनिया में अमेरिका की टक्कर का कोई भी नहीं बचता। मतलब अधिकतर हम ये कहते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत सोवियत संघ का विघटन है, परंतु ऐसा नहीं है। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब यह है गुट निरपेक्ष देशों का उदय, जैसे कि हमारा भारत। तो हमारे भारत जैसे देश जो अनेक आजाद हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवादी रखेंगे और ना समाजवादी रखेंगे, तो इन्हीं देश को गुट निरपेक्ष देश कहा गया और इन्हीं को तीसरी दुनिया कहा गया। तो इन्हीं तीसरी दुनिया की वजह से पूरे विश्व के अंदर दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। परंतु हम तो बात कर रहे हैं ताकत की, तो अमेरिका की टक्कर लेने के लिए, उसकी ताकत का सामना करने के लिए तो एक अकेला देश था, वो था रूस, और उसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे क्योंकि पहले वो एक बड़े ग्रुप के अंदर था। बट 1990 में यानी 1991 के अंदर तो उसका विघटन हो जाता है। अब पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन बचता है, अमेरिका बचता है। तो पूरे विश्व को यह डर हो जाता है कि यार कहीं अमेरिका का भविष्य के अंदर हमारे ऊपर वर्चस्व कायम ना हो जाए। ऐसा डर क्यों पैदा होता है? ऐसा डर इसलिए पैदा होता है बेटा क्योंकि अमेरिका ने थोड़ी सी अनहोनी कर दी थी जापान के साथ, और ये थोड़ी सी अनहोनी ना कुछ ऐसी थी कि ये अनहोनी की वजह से जापान के 2 शहरों के लोग 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग मर गए थे। ठीक है, 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग। और जो आज हम कहते हैं ना कि हमारी दुनिया में, हमारे देश के पास परमाणु बम है, ये है वो है, उस परमाणु बम का आज तक यूज किसी ने नहीं किया सिवाय अमेरिका के। अमेरिका ने उन परमाणु बम का यूज किया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और लगभग उसकी समाप्ति के बाद, ही आप समझ लीजिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम दाग दिए। 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को दागा उसने हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को दागा उसने नागासाकी पर। तो यहां पे ये जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम दागे गए। अब परमाणु बम जो दागे गए जापान के 2 शहरों पर वो इतने ज्यादा खतरनाक थे, जिसका जो आपका हिरोशिमा पर दागा गया था उसका नाम था लिटिया बॉय, और जो नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ा गया था उसका नाम था फैट मैन। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपके 2 परमाणु बम है, मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, ठीक है। पहले वाले परमाणु का बम का नाम है लिटिया बॉय एंड सेकंड वाले का नाम है फैट मैन। तो ये जो 2 परमाणु बम है बेटा, पहला वाला दागा गया था हिरोशिमा पर, दूसरा वाला दागा गया था नागासाकी पर, और ये लिटिया बॉय दागा गया था 6 अगस्त को और ये दागा गया था 9 अगस्त को। ठीक है जी। तो ये इतनी ज्यादा अनहोनी का कारण बने कि इसने पूरी दुनिया में सबको हिलाकर रख दिया। मतलब आज तक अगर आप देखोगे ना, हिरोशिमा और नागासाकी में आज तक की पीढ़ियों के अंदर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आती है, कुछ ना कुछ कमी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि परमाणु बम, इसको हम ऐसे ही नहीं कहते, परमाणु बम सिर्फ जान नहीं लेता, उसमें ऐसी रेडिएशन होती है जो इंसान अपने सांसों के जरिए शरीर में जब लेता है तो आने वाली पीढ़ी पर भी उसका असर पड़ता है, उसके शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। तो
तो ये था। तो ऐसी स्थिति जो जापान के साथ हुई, अब जापान के साथ बहुत बुरा हुआ, उसने अपने आप को फिर से डेवलप किया, आज फिर भी वो विकसित देशों की लिस्ट में है, तब भी किसी से कम नहीं है, परंतु उसने अपने आप की डेवलपमेंट करी एक लगन की वजह से, बट वो बर्बाद हो चुका था पूरा। 2.5 लाख लोग, मायने रखते हैं 2.5 लाख लोग मारे गए थे। वो दिनचर्या की एक्टिविटी कर रहे थे, कोई बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, अपने दैनिक जीवन में सब व्यस्त थे, और अचानक से उनके दैनिक जीवन पे एक बम आकर गिर गया और सब कुछ तबाह हो गया। तो पूरे विश्व में ना ये डर हो गया था कि यार अमेरिका ने अगर ऐसी स्थिति किसी और देश के साथ कर दी तो हम तो उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, और ना तो उसकी टक्कर ले पाएंगे, टक्कर लेना तो बहुत दूर की बात छोड़ो। तो इसके लिए थोड़ा बहुत रूस ने बोला था, परंतु वो आवाज भी दब गई, और थोड़ा सा जो है इस आवाज को लेकर लड़ाई तो नहीं हुई, परंतु एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई जापान की सारी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन जो है वो अब अमेरिका के हाथ में है। यानी जापान के पास मिलिट्री इतने बड़े लेवल पर नहीं है, उसकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो अमेरिका की है, उसका एग्रीमेंट था। ताकि भरपाई जो करी थी ना, उन्होंने कहा था भाई भरपाई तुम पैसों से तो करोगे ही करोगे, परंतु एक लाइफ टाइम एक्टिविटी भी हम तुमको देंगे, वो ये है कि आइंदा समय जापान में कोई भी देश को भी कभी कोई हमला करता है तो उसका जवाब तुम दोगे, और जापान को विकसित करने में भी हाथ तुम्हारा होगा। ये उसको सजा दी गई अमेरिका को, जो आज तक वो चल रही है। खैर फिर भी जो बर्बाद होना था हो गया, जो मरने थे वो चले गए। अब ऐसी स्थिति दूसरे देशों पर ना हो तो पूरे देश में हो गया डर, पूरे विश्व में डर बन गया। तो इसी डर ने जन्म दिया यूरोपीय संघ का। किसका जन्म दिया बेटा? यूरोपीय संघ का, इसी डर ने। तो ये यूरोपीय संघ की स्थापना जो होती है वो होती है आपकी 1992 के अंदर। यह आप ध्यान रखना, इसी डर की वजह से 1992 के अंदर यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 4 उद्देश्यों के साथ। किसके साथ? 4 उद्देश्यों के साथ, सॉरी 3 उद्देश्यों के साथ। पहला आता है कि भाई पूरी दुनिया में ना हमें शांति स्थापित करनी है, मतलब आने वाली लड़ाइयों को जो भविष्य में हो सकती हैं, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है या कोई घनघोर लड़ाई हो सकती है, उसको रोकना है, शांति करनी है हमें। और फिर सुरक्षा करनी है, मतलब जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, या फिर जो विकसित देश भी हैं, अगर अमेरिका का वर्चस्व उन पे हो रहा है तो उनकी सुरक्षा करनी। और साथ ही साथ जो ये पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, इन सब के कारण भी जो देश थे जो इन ग्रुप्स के अंदर सम्मिलित थे, जैसे वार्सा पैक्ट के अंदर, तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा गई थी। तो उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए भी ये ग्रुप बनाया था। तो यूरोपीय संघ बनाने के 2 मोटिव आप समझ सकते हो कैसे, कि भाई एक तो अपने आप की डेवलपमेंट करना और दूसरा सुरक्षा पैदा करना। मतलब जब हम डेवलप हो जाएंगे तो हम अमेरिका की टक्कर तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो शांति व सुरक्षा, और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को भी इन्हें बढ़ावा दिया था। मतलब हम सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं करेंगे या अपने आप की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जो भी गरीब देश है, जो भी विकासशील देश है, हम उसकी हेल्प करेंगे। तो एक छुपा हुआ जो उद्देश्य था वो ये भी था आर्थिक सहयोग का, ठीक है। अब देखो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई इन कारणों की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यूरोपीय संघ भी काफी शक्तिशाली देश है आज के समय में, आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा शक्तिशाली। उस समय पर ये जो संगठन बनाया गया था वो केवल और केवल इसलिए बनाया गया था ताकि हम सब अपना विकास कर सके मिलजुल कर। क्योंकि जब कोई बंदा एक अकेला विकास करता है तो उसको समय ज्यादा लगता है, और जब ग्रुप में हम लोग आ जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ विकासशील मतलब विकसित बनने के लिए यहाँ पे और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाया गया, और सुरक्षा पैदा करने के लिए विश्व में। परंतु आज के समय में ना ये एक बड़े विशाल देश की तरह काम कर रहा है, एक बड़े विशाल देश की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई हल्के फुल्के देश भी नहीं है, इसके अंदर शक्तिशाली देशों का भी सम्मेलन है, जैसे कि फ्रांस एंड ब्रिटेन। और ब्रिटेन इससे अलग भी हो जाता है इसके ही कारणों की वजह से, इसके कामों की वजह से, वो भी अभी समझेंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यूरोपीय संघ भी काफी शक्तिशाली गठबंधन है, इसमें भी अधिक उद्योग वाले राज्य सम्मिलित हैं, जैसे कि फ्रांस व ब्रिटेन। परंतु 2020 के अंदर ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया, और यूरोपीय संघ केवल और केवल 27 देशों में ही सम्मिलित रह गया। तो पहले यूरोपीय संघ के अंदर 1992 के अंदर 28 देश थे, अब 27 देश हैं सिर्फ और सिर्फ। अब हम बात करेंगे यूरोपीय परिषद की। तो होपफुली मैं मानता हूं कि आपको ये यूरोपीय संघ का टॉपिक तो पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी थ्योरी, कि आखिर कैसे कैसे हमारी कहानी चल रही है। अब यूरोपीय परिषद क्या है? 1949 के अंदर यूरोपीय संघ को और अच्छा व विकसित बनाने के लिए, लोगों का आर्थिक सहयोग पाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए 1949 में इसकी स्थापना की जाती है यूरोपीय परिषद की। इसमें क्या होता है, यूरोप में मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून की रक्षा करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कि तुम जो है वो इन सब चीजों पर काम करोगे कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र का हनन ना हो, मानवाधिकारों का हनन ना हो और कानून ना तोड़े जाएं। इसको ही यूरोपीय परिषद कहा जाता है। 1949 के अंदर इसकी स्थापना की गई, और फिर इसी के चलते 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और पार्लियामेंट की स्थापना होती है, जहां पर मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून की रक्षा से संबंधित कार्य किए जा रहे थे। यह भी एक बड़ा कदम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को ताकतवर बनाने का। इसके बाद क्या होता है कि इसी बीच में यानी कि 1948 के समय में जब ये बन रही थी, चीजें खराब हो रही थी, तो मार्शल योजना चल रही थी। अभी सारी मार्शल योजना क्या है, देखो अमेरिका ने ना यूरोप की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मदद करना शुरू करी अपने नाटो ग्रुप के साथ,
और इसी चीज को, इसी मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना गया था। ये मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो पूरी दुनिया में पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उनमें ये सब देश सम्मिलित थे और लड़ाई किसी और की जमीन पे हुई थी। तो इन्हीं सब लड़ाइयों की वजह से कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई थी। तो इन लोगों ने कहा भाई हम भी तो पार्टिसिपेशन में थे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम मदद करें। तो इसी मदद को विश्व भर के अंदर मार्शल योजना के नाम से जाना गया था, जो अमेरिका ने अपने नाटो ग्रुप के साथ की थी, राइट। तो इसी मार्शल योजना को देखते हुए यूरोपीय संघ ने क्या किया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का जन्म किया। इसका जन्म जो हुआ था वो लगभग 1948 में हुआ था मार्शल योजना के अंतर्गत। इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जब जन्म होता है इसका, तो इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को सहायता प्रदान की जा रही थी, जिससे वो अपनी विकास कर सकें, अपने व्यापार में शक्तिशाली बन सकें और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकें। और फिर ये एक ऐसा मंच बन गया बाद में जाके, जिसे पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार तथा आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता करना यहां से आरंभ कर दी थी। और इन्हीं सारी फैसिलिटीज को देख के 1961 के अंदर इसका नाम बदलकर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन रख दिया गया था। और आज के समय में इसमें लगभग 38 लाख से ज्यादा लोकतंत्र देश सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस व पेरिस के अंदर स्थित है। तो यह हमारा क्या था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था वो ये था कि पहले यानी 1992 के अंदर जब ये बना, तो इसके समय के अंदर यहाँ पे 28 देश इसमें सम्मिलित थे, मतलब ब्रिटेन भी इसमें था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ब्रिटेन इसके संगठन से अलग हो गया? इसने आखिर ऐसे क्या कार्य किए जिसके माध्यम से इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 देश ही सम्मिलित रह गए? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि आखिर ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग क्यों हुआ। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी जिसकी वजह से इसको इस संगठन से, एक प्रभावशाली संगठन से अलग होना पड़ गया? तो सबसे पहले हम इसकी व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि जब ये विकसित हुआ, यानी कि जब ये इसने अपना संगठन बना लिया, अपना ग्रुप तैयार कर लिया, तो इसके बाद इसने क्या किया, अपने क्या इसकी स्थिति थी सारी, इन सबको जानते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, यूरोपीय संघ का जो मोटिव क्या था, अपने सहयोग करना, व्यवस्थाओं को विकसित करना, विश्व में सुरक्षा प्रदान करना, शांति स्थापित करना व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये सब मोटिव था। तो परंतु धीरे धीरे इसने सहयोग व्यवस्था से परिवर्तित होकर राजनीतिक रूप लेता गया और एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लग गया। यद्यपि यूरोपीय संघ अपना खुद का संविधान बनाने में तो असफल रहा, परंतु इसने अपने संगठन का झंडा, राष्ट्रगान व राष्ट्रीय दिवस मना लिया और साथ ही साथ इसने अपने देश की, मतलब अपने ग्रुप की, संगठन की मुद्रा भी तैयार कर ली, जिसको इसने यूरो नाम दिया। और ये मुद्रा तैयार करने के बाद इसमें और क्या व्यवस्था थी कि यूरोपियन संघ का आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक प्रभाव चरम सीमा पर था। यानी कि इसका राजनीतिक, आर्थिक और सेना के हिसाब से अगर हम प्रभाव कहें तो इसका प्रभाव चरम सीमा पर था, बहुत उत्थान पर था। 2016 के अंदर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी यूरोपीय संघ ही था। 17,000 अरब डॉलर से अधिक से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद था, जो लगभग अमेरिका के बिल्कुल समान है। उससे ज्यादा तो निकल सकता है, कम नहीं निकलेगा। इसकी मुद्रा अमेरिका की मुद्रा के लिए खतरा बन गई। कैसे? देखो, एक समय था जब भारत के अंदर अमेरिकी मुद्रा लगभग 80 रुपए के बराबर थी। उस समय पर यूरोपीय संघ की मुद्रा भारत के अंदर 91 रुपए के बराबर थी, 91 to 92 रुपीस के बराबर थी। अब सोचो, ताकतवर कौन हुआ? यूरोपीय संघ हुआ। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा ताकतवर है। अब आप कहोगे कि सर, यूरोपीय संघ की मुद्रा इतनी ज्यादा है, तब भी हम अमेरिका से अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? देखो बेटा, इसका जवाब बताता हूं मैं। जो अमेरिकी मुद्रा है यानी डॉलर है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड पे एक्सेप्टेबल है, इसलिए उसकी द्वारा जो है ट्रेड ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, इसलिए उससे कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि उससे कहीं गुना ज्यादा मान्यता रखने वाली मुद्राएं हमारे इस पूरे विश्व के अंदर स्थित हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो अमेरिका मुद्रा के लिए खतरा है, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्व व्यापार में भी इसकी अमेरिका से लगभग 3 गुना ज्यादा भागीदारी है, ये आप ध्यान रखना। यानी कि विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका से इसकी 3 गुना ज्यादा बड़ी भागीदारी है। और कभी चीन से या अमेरिका से कोई विश्व व्यापार के संगठन में कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो ये दबता नहीं है किसी से, बिल्कुल धौंस के साथ बात करता है। क्यों बात करता है? क्योंकि कमजोर थोड़ी है किसी से ये, इसीलिए। तो ये धौंस के साथ बात इसलिए कर पाता है क्योंकि इसकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, ये इतना शक्तिशाली बन चुका है, ताकतवर बन चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सेना का लिहाज करूं तो विश्व के अंदर सबसे बड़ी सेना जो है वो यूरोपीय संघ की ही है, ये ध्यान रखना। विश्व के अंदर सबसे बड़ी सेना जो है वो यूरोपीय संघ की है। और साथ ही साथ इसका रक्षा बजट जो है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखो कि इसका अंतरिक्ष विज्ञान, संचार व प्रौद्योगिकी में भी पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का स्थान है। तो कहने को तो इसकी टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं है, या फिर आप समझ लो कि अगर कोई है भी तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई अमेरिका से सब दबके लग रहे हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि भाई सब अमेरिका से दबकर चल रहे हैं, यानी उससे कोई डर नहीं रहा। अगर अमेरिका ने जापान वाला सीन फिर से क्रिएट किया तो उसका जवाब देने वाले आज इस पूरी दुनिया में कई सारे संगठन स्थित हैं। तब भी इतनी अच्छी अर्थव्यवस्थाएं होने की वजह से ब्रिटेन क्यों अलग हो गया? तो इसका कारण आता है बेटा ये दूसरे नंबर का। क्यों आता है? क्योंकि यहां पे जो अभी आप पढ़कर आए हो यूरोपीय परिषद में 1949 के अंदर जो बना था, उसके बाद 1957 के अंदर उसमें पार्लियामेंट की स्थापना होती है मानवाधिकार, लोकतंत्र और साथ ही साथ बहुत सारे कानूनों की रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने फैसला लिया कि भाई इस पूरे संगठन के अंदर जितने भी देश सम्मिलित हैं, मतलब लगभग 28 देश जो सम्मिलित हैं, उनमें हर एक नागरिक को यह आजादी है कि इस पूरे संगठन के किसी भी देश के अंदर विदाउट वीजा वो आ जा सकते हैं, वो किसी भी देश के अंदर रह सकते हैं, बस सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, यानी कि उनको अभिव्यक्ति का अधिकार उन्होंने प्रदान कर दिया। साथ ही साथ पूरे संगठन के अंदर केवल एक मुद्रा चलेगी, वो है यूरो मुद्रा। पूरे संगठन का केवल एक झंडा होगा, वो है यूरो का झंडा, यानी यूरोप का झंडा। और साथ ही साथ पूरे विश्व के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर जो है वो यूरोप को ही बढ़ चढ़कर मान्यता दी जाएगी और इसका सम्मान सभी देश करेंगे। तो इस बात को लेकर ब्रिटेन जो है वो सस्पेंस में पड़ गया। ब्रिटेन ने कहा कि यार अगर ऐसा होता है कि तो इतना बड़ा संगठन है, अब इतने बड़े संगठन में मैं भी अच्छी खासी पोजीशन पर रखता हूं, यानी कि जैसे फ्रांस है, पेरिस है, ब्रिटेन है, ये विकसित देश थे उस समय पर भी। तो इन्हें डर था कि भाई हमारे देश में हमारी विकसित अर्थव्यवस्था को देखकर लोग हमारे देश में भगेंगे। भाई उन्होंने ये आजादी दे दी कि तुम विदाउट वीजा कहीं भी जा सकते हो, तो कोई खुद सोचो कि कोई बंदा गरीब देशों में क्यों जाएगा? कोई बंदा गरीब देश में क्यों जाएगा? वो जाएगा ही वहां जहां विकसित होगी सब चीजें। तो उन्होंने सोचा, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने, नेताओं ने, कि भाई इस फैसले को लेकर तो ज्यादातर जो नागरिक हैं वो हमारे देश की तरफ भागेंगे, और हमने अपने देश के अंदर जो है वो नागरिक का बहुत बेहतरीन सिस्टम कर रखा है। साथ ही साथ हमने जनसंख्या ना बढ़ने पर भी रोक लगा रखी है, कुछ कानून बना रखे हैं जिसके माध्यम से हमारी जनसंख्या भी इक्वलिटी में चल रही है, ना ज्यादा है ना कम है। बट यहीं पर अगर दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में आके रहने बसने लग जाएंगे तो इससे हमारे नागरिकों के मानवाधिकारों का भी हनन होगा और हमारे देश की रिसोर्सेज भी खराब होंगी, हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ जाएगी और फिर हम उनको भगा भी सकते। साथ ही साथ हमारे देश की यहां मान्यता कम हो रही है, हमारा झंडा, राष्ट्रगान, संविधान सब तो खत्म हो रहा है, सब चीज तो है यूरोप की, हमें उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि अकेले फैसला नहीं लिया, इसने अपने देश की जनसंख्या से एक तरीके से मानदंड करवाया, वोट करवाया, एक तरीके से चुनाव करवाया। तो उस चुनाव के अंदर ब्रिटेन में यह चुनाव हुआ कि हम यूरोपीय संघ के साथ ही सम्मिलित रहें और उसके सभी आदेशों का पालन करें या फिर हम इससे अलग हो जाएं। कुछ समय बाद रिजल्ट आया 51% का, यानी 51% टू 52% ये रिजल्ट आया कि आप यूरोपीय संघ से अलग हो जाओ, हम इसके अंदर सम्मिलित नहीं रहना चाहते और ना ही किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने यहां रखना चाहते। तो इस बात को लेकर ब्रिटेन ने अपने आप को 2020 के अंदर यूरोपीय संघ से अलग कर लिया और फिर ये यूरोपीय संघ 27 देशों के अंदर ही सम्मिलित रह गया। तो ये था बेटा आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस क्लास के हर एक टॉपिक में आपकी जो कोई भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए होंगे और मैं ये मानता हूं कि अगर कहीं कोई छोटा सा या कोई डाउट बच गया हो, वैसे बचा नहीं होगा, मैं खुद समझता हूं, क्योंकि हमने सभी चीजें सीक्वेंस से कवर की हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स के साथ कवर की हैं। बट फिर भी कहीं कोई छोटा मोटा डाउट हो, चींटी बराबर भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूंगा उसी दिन और आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे आसियान को और समझेंगे कि ये आसियान ग्रुप क्या है, उसके अंदर सम्मिलित व्यवस्थाएं क्या है और इसका विश्व के अंदर कैसा स्थान है। जैसे आज की इस क्लास में हमने यूरोप के कंप्लीट टॉपिक को समझा है, ऐसी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आसियान को समझेंगे। तो अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा पॉलिटिकल साइंस का कि कब कब क्लासेस अपलोड होती हैं, तो फटाफट से चैनल पे चले जाओ और शेड्यूल देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट पार्ट जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हो कि कब क्लास आएगी और कब हमें नोट्स तैयार करने हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन योर गोल, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। थैंक यू।